टू सुबह पाकिस्तान। मैं हूं सलमा कौसर, मेरे साथ मौजूद है मुख्य आज आप लोगों के लिए लेके आए एक और शो, और आज की गपशप भी हमारी काफ़ी मज़ेदार होने वाली है बिकॉज आज का जो हमारा शो है वो गेस्ट बेस्ड भी है और इसके अलावा काफ़ी इतनी इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, अच्छी चीज़ें हैं हमारे पास। और अभी आप लोगों ने देख लिया, इनॉग्रेशन हुआ, ग्रीन लाइन और ब्लू लाइन सर्विस का आगाज़ हो गया है। बहुत अच्छी फैसिलिटी है, स्पेशली जो इस्लामाबाद और पिंडी के रहने वाले बहुत इकोनॉमिकल वो सफ़र कर सकते हैं। पूरे शहर का अगर वो ट्रिप करना चाहे तो मेरा ख्याल है 30 से 40 रुपए लगेंगे। फ्यूल कंजम्पशन भी कम होगी और ये जो बहुत ज्यादा ट्रैफिक का फ्लो होता है इसमें भी हमें वाज़ेह कमी देखने को मिलेगी, है ना? बिल्कुल। और जितना आपकी कन्वीनियंस में जितने आपके पैसे ज़्यादा पेट्रोल की वजह से लग रहे हैं उतना ही आपको कन्वीनियंस ये होगी कि आपका हाफ से भी कम, मतलब मेरा अच्छा खासा महंगा ट्रिप होता है तो 40 रुपीज़ में आना इज़ वेरी है ना। मुकीद पहले ही कह रहे थे कि मेरे 1000 रुपए से ज्यादा बचेंगे डेली, तो मैं तो अपनी गाड़ी पार्क करने लगा, मैं तो इसी पे ट्रैवल करूंगा। लेकिन हम वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की बात करें तो उनके क्रेडिट पे बहुत सी ये जो कनेक्टिविटी सर्विसेज हैं ये बहुत सारी हैं। ब्लू लाइन, ऑरेंज लाइन, उसके अलावा मेट्रो बस, स्पीडो बस, और अभी हम देख रहे हैं ग्रीन लाइन भी है, ब्लू लाइन भी है। तो ये पूरा एक नेटवर्क है जो ट्विन सिटीज़ में भी काम करे, इसके अलावा लाहौर में है, कराची में जो हुआ उसके लिए वफाक ने सपोर्ट किया था। तो दैट्स वेरी गुड। एक आम आदमी को अच्छी सफरी सहूलियात मैसर आती हैं, आपके लिए बड़ा अच्छा हो जाता है। एक तो ये हमारे पास बहुत अच्छी खबर थी, और दुनिया भर के जो मुसलमान हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत अच्छी खबरें हैं, क्योंकि वो खुशनसीब लोग, वो मुसलमान जो मनासिक हज की अदायगी शुरू कर चुके, वो आज मिना पहुंच रहे हैं। तो हमारे साथी एंकर कौन? मोहम्मद शुएब इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं, और वो भी आजमीन के साथ। उन्होंने कल भी बल्कि वो जो हमारे रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर है मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब, उनके साथ मौजूद थे। जितनी भी मिसकंसेप्शंस थी उनको उन्होंने क्लियर कर दिया कि जितनी भी फेक न्यूज़ आ रही हैं ऐसा कुछ नहीं है। तमाम लोग जो मुसलमान वहाँ पर मौजूद हैं वो बड़े खुश हैं इंतजामात से, और एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ज़बरदस्त की वजह से एक चीज़ जो मुमकिन हुई है वो ये है कि वो तमाम लोग जो इस्लामाबाद में या पाकिस्तान में डिफरेंट एयरपोर्ट्स पे फंसे हुए थे उनको सऊदी गवर्नमेंट ने स्पेशल परमिशन दे दी है कि वो अपने हज की अदायगी के लिए पहुंच सकते हैं, और उनके लिए जो डेडलाइन थी उसमें तौसी कर दी है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो तमाम लोग जो किसी भी वजह से स्टक हो गए थे या नहीं पहुँच पा रहे थे ऑन टाइम, उनको मौका मिला है कि वो फरीज़ा हज अदा कर, इस्लाम का 5वां रुकन, जिसके लिए लोग, बहुत से लोगों का ख्वाब होता है, बहुत से लोगों को अल्लाह ताला जब तौफीक देता है तो वो कहते हैं कि एट एवरी कॉस्ट उन्होंने पहुंचना है, अल्लाह के घर पहुंचना है, हाजिरी देनी है। लेकिन जब किसी भी वजह से हर्डल आती है या फिर कोई पाबंदियां आड़े आ जाती हैं तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। इनकन्वीनियंस थोड़ी सी भी आ जाए ना अगर आपकी ट्रैवल करते हुए तो आपका सारा मोरल डाउन होता है। तो माशाल्लाह सारे जो हमारे मसले मसाइल थे सॉल्व हो चुके हैं, और अब आप बहुत आराम से आसानी से पहुंच सकते हैं बेसिकली आप अपने। बिल्कुल। और हम बात कर रहे थे हमारे साथी एंकर मोहम्मद शुएब की। आपकी बिल्कुल नहीं बात हो रही क्योंकि आप इधर ही हैं, तो शुएब की तरफ चलते हैं। शुएब से जानते हैं कि आज तमाम जो आजमीन है वो मिना पहुंच रहे हैं, एक्टिविटीज़ क्या चल रही हैं? जी शुएब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम मौजूद हैं मक्का में, और आज से मनासिक हज का आगाज़ हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी खैमा बस्ती आज आबाद होने जा रही है मिना में। लेकिन पाकिस्तानी आज़मीन के लिए, सहूलत के लिए और उनका एहसास करते हुए जो प्लान तरतीब दिए गए आपके साथ शेयर करता हूँ। कल इशा के बाद रात 9 बजे के बाद आज़मीन को बसेस के ज़रिए मिना ले जाया गया, और हम भी अब से कुछ देर बाद यहाँ से मिना के लिए रवाना हो जाएंगे। एहराम बांधने के बाद, नियत करने के बाद। अल्लाह इस सफ़र को कबूल फरमाए। जो मिना का मैप है वो आपके साथ शेयर करना बड़ा ज़रूरी है। एक मिनिस्टर साहब ने, वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर साहब ने जो कहा था कि ट्रेन की ज़रूरत इसलिए नहीं है चूँकि जो पाकिस्तानी आज़मीन के खैमे नस्ब किए गए हैं वो जमरात के करीब है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ग्रीन कलर के खैमे आप देख रहे हैं, 23 नंबर है, 24 है, 25 है, 20, 21, 22, ये तमाम वो खैमे जहाँ पर सिर्फ पाकिस्तानी आज़मीन सरकारी स्कीम के तहत जो आए हैं, जमरात के बड़े करीब हैं, ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। ये जो हल्का सब्ज़ रंग आप देख रहे हैं ये वो कैंप्स हैं जहाँ पर प्राइवेट आज़मीन भी मौजूद हैं और कुछ दीगर मुल्कों के आज़मीन भी यहाँ पर हैं। लेकिन ये देखिए ये कैंप्स भी कितने करीब हैं। मेजॉरिटी जो कैंप्स हैं वो जमरात के करीब हैं, ट्रेन की ज़रूरत नहीं है। जो पोल नंबर है, जो कैंप नंबर, तमाम यहाँ पर ना सिर्फ एलेबोरेट किए गए बल्कि जो मुआविनीन मौजूद हैं वो गाइड भी कर रहे हैं आज़मीन को, ताकि उनको किसी तरह से कोई परेशानी, दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मक्का से मिना, यानी मैं बात करूँ इस 6 किलोमीटर रास्ते की, बस पे सफ़र हो रहा है। लेकिन अगर कहीं पर जिस तरह अब हम जाएंगे रश हो जाएगा, तो ऐसे में अगर बसेज़ ना चल रही हों तो पैदल सफ़र किया जाएगा। वो सहूलत के साथ होता है, शेडी रोड्स भी होती हैं। इसके साथ साथ 14 किलोमीटर आगे अरफात का मैदान,
नेक्स्ट डे यानी कल लेकर जाएंगे, कुछ को आज रात को ही यानी इशा के बाद, जो कल रात गए थे और जो आज जा रहे हैं उनकी 5 नमाज़ें पूरी हो जाएंगी कल फजर के बाद, उनको लेकर जाएंगे अरफात की तरफ। ये बात हमने सारे प्लान की कर ली कि मिना में किस तरह बेहतरीन सहूलियात जो हैं वो दी गई हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक और मैप भी दिखाऊंगा और वो है अरफात का मैदान, उसका मैप। इसमें देखिए कि जबलुर रहमा सबसे ऊपर देखिए, ऑरेंज कलर जबलुर रहमा, उसके बड़े करीब है पाकिस्तानी आज़मीन, सब्ज़ रंग भी और हल्का सब्ज़ रंग भी। इसके साथ साथ मैप के लेफ़्ट साइड पे मस्जिद नमरा जहाँ से खुतबा दिया जाना है, पाकिस्तानी आज़मीन उसके भी करीब हैं। तो पाकिस्तानी आज़मीन का बड़ा ख्याल इस बार रखा गया है और इन कैंप्स में रहना कि जबलुर रहमा से भी करीब, मस्जिद नमरा से भी करीब, यहाँ पर पहुँचना, यहाँ पर जाना, यहाँ पर रहना बड़ा आसान होगा। अल्लाह इस तमाम सफ़र को कबूल फ़रमाए। जिस तरह मोमिनीन यहाँ पर मौजूद हैं, फ़ैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। ये तो बात हमने पहले की थी मक्का में फ़ैसिलिटीज़ की, अब हम बात करें मिना की, हम बात करें अरफात की। और ये सारा जो सफ़र है जिसका आपसे कुछ देर बाद हमारा भी आगाज़ हो जाएगा, सोचा कि प्री शेयर ज़रूर आपसे करूं तैयारी से मुताल्लिक जो प्लान सामने आया, लेकिन इसके बाद इंशाल्लाह डेली बेसिस पर अपडेट करेंगे। और ये इसलिए भी ज़रूरी है चूँकि जो आज़मीन के रिश्तेदार, फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर मौजूद हैं, उनके साथ भी हम शेयर कर पाएँ कि इस वक्त कैसे इंतज़ाम है, क्या हालात हैं। कुर्बानी की बात हम ज़रूर कर लेते हैं कि जो पाकिस्तानी आज़मीन जिन्होंने पाकिस्तान में कुर्बानी के पैसे जमा कराए थे, उनकी लिस्टिंग यहाँ पर आवेज़ा कर दी गई है। बिल्डिंग नंबर 203 कुर्बानी की लिस्ट पूरी यहाँ पे है। 1 बजे तक कुर्बानी जो है वो अदा कर ली जाएगी, यानी 1 बजे के बाद आप एहराम की पाबंदियों से आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना सर मंडवा सकते हैं, हलक करवा सकते हैं। तो ये सारा प्लान शेयर किया गया है। इसके साथ मैसेज किया जाएगा, जो कार्ड दिए जाने थे, जो कार्ड दिए जाने थे वो तकसीम कर दिए गए हैं। कुछ आज़मीन को भी गिफ्ट्स मिलना बाकी हैं, चूँकि कहा जा रहा था कि तमाम आज़मीन को पहले दे दिए जाएंगे ताकि वहाँ पर ले जाना कालीन आसान हो, कुछ को बाद में दिए जाएंगे। लेकिन ज़्यादा लोग तैयारी से आए हैं, अपनी चटाइयाँ लेकर आए हैं, मैट्स लेकर आए हैं और सफ़र जो है उसका आगाज़ हो चुका है। मैं फिर कहूँगा अल्लाह तमाम आज़मीन का सफ़र हज मुबारक करे, कबूल फरमाए, आमीन। सलमा कितने लकी शोएब के माशाल्लाह अल्लाह के घर की ज़ियारत कर रहे हैं, और इसमें जो दिल को सुकून मिलता है, जो आपके दिमाग को सुकून मिलता है, जो आपको रूहानी सुकून मिलता है, वो एक ऐसा लेवल है जो जब तक आप खुद ना एक्सपीरियंस करो तो एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल होता है। क्या सुकून की नींद आती होगी इन्हें वहाँ पे पहुँच के, और क्या स्लीपिंग पैटर्न होते होंगे कि आपको दुनिया की कोई फिक्र नहीं, सिर्फ अल्लाह की तरफ ही आपने हाज़िरी देनी है और वही आपकी ज़िंदगी का मकसद है। बिल्कुल, जब आप अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, अल्लाह ताला आपकी डायरेक्टली आप बात कर रहे होते हैं, अल्लाह आपकी बात सुन रहा होता है, तो जो नींद आती है वो बहुत ही पुरसुकून होती है। बहुत आप अच्छी, मतलब नींद के बाद फिर आप जागते हैं, फिर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं, तो बड़ा एक खूबसूरत मंजर होता है। तो नींद आने का जो फैक्टर है उसका आपके जहनी सुकून से बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक होता है। आपको नींद अच्छे से आती है? बिल्कुल, नींद अच्छे से आती है, डिपेंड करता है, लेकिन हमारी जो एनर्जी लेवल है वो फिर भी बहाल रहती है सुबह आके। आपका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है? आपकी नींद थोड़ी सी कम होती है क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा बहुत मतलब चीज़ें अनप्लान्ड होती हैं माइंड में, लेकिन बहुत सारे रीजंस होते हैं। कभी आपका थॉट प्रोसेस हो सकता है, कभी ऐसा भी होता है कि आपने कोई चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं ना आप, कि मैंने सुबह हमने कपड़े कैसे पहनने हैं, फिर हमने कोऑर्डिनेट भी करना है, फिर हमने कंटेंट क्या डिलीवर करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जब आप सोच रहे होते हैं तो थोड़ा सा आपका नींद का पैटर्न आगे पीछे होता है। लेकिन इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो है उसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है कि इसके पीछे मुहर्रिकात क्या होते हैं, आप सो रहे हैं, नहीं सो रहे, जब आप नहीं सो रहे तो उससे नुकसानात क्या होते हैं। तो इस बारे में हमने बात करने के लिए आज जिन शख्सियत को मदू किया है, जहमत दी है, हमारे साथ मौजूद हैं आयज़ा आबिदी साहिबा, माहिर नफ्सियात हैं। बहुत शुक्रिया आयज़ा साहिबा, कैसी हैं आप? इस्लाम, आई एम गुड, थैंक यू। वेलकम टू आवर शो, और बहुत खुशी हुई कि आप आई हैं। हमारे भी स्लीपिंग पैटर्न्स कुछ इस तरह चल रहे हैं कि हम आज आपसे जानना चाहेंगे कि क्यों है हमारी ज़िंदगी में इस तरह के पैटर्न्स क्यों चल रहे हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए, कोई एक्साइटमेंट आ जाए, कुछ सुबह काम करना हो, कोई काम ना ठीक हुआ हो, तो बेशक जितने भी आपकी स्लीपलेस आप रहे हो, आपकी नींद उड़ जाती है। इसके बारे में थोड़ा सा जानने चाहेंगे कि क्यों होता है कि इतना ऊपर सुबह उठ के काम हो, लेकिन जितना आप चाह रहे हो सो जाओ, आपको नींद नहीं आ रही होती। ये आपका सवाल का जवाब देने से पहले ना थोड़ी सी एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी कि बचपन में हम किस तरह की नींद होती है, अच्छी नींद होती है, अच्छा माहौल है, लविंग पेरेंट्स हैं, लविंग होम है, तो हमारी नींद का बहुत अच्छा हैबिट बनता है। नेक्स्ट स्टेप में आता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ती हैं, और ये आप कर लें अप टिल द एज ऑफ 35, तो उसके बाद नींद की क्वालिटी थोड़ी सी डिक्रीज़ होना शुरू होती है, यानी कि नींद थोड़ी सी हल्की होना शुरू हो जाती है या कम होना शुरू हो जाती है। फिर अगले 10 ईयर्स में फिर इसमें एक और डिप आता है। तो चीज़ें लाइफ में कांस्टेंट नहीं रहती, तो जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हमारी लाइफ एक्सपीरियंसेस उसमें ऐड करते जाते हैं।
जो आप बात कर रहे हैं वो एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है, यानी कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या हमारे स्ट्रेस फैक्टर्स हैं या डेली रूटीन के मुताबिक हैं। तो एक आपका हैबिचुअल स्लीप रूटीन होता है, फिर उसके बाद ये छोटी मोटी एंजाइटी, अच्छा जी जाना है, सफ़र पे जाना है, सुबह प्रेजेंटेशन है, अब मुझसे सारी रात नहीं सोएगा एक्साइटमेंट में कि यहाँ आना है। सोचे हम रोज़ क्या करते होंगे, हमारा रोज़ ही हाल है। आपकी हिम्मत है। लेकिन इसमें फिर एक चीज़ ये देखनी है कि अगर ये कभी कभार हो रहा है ना, हफ्ते में 2-3 दफ़ा हो रहा है, अच्छा फिर ठीक हो जाता है, लेकिन अगर ये रेगुलरली हफ्ते में 3 दफ़ा हो रहा है अप टिल 3 मंथ्स, फिर ये जा रहा है क्रॉनिक इंसोम्निया की तरफ, वरना तो ये टेम्पररी अक्यूट इंसोम्निया है। तो यूजुअली हम ओवरकम कर जाते हैं ना, अच्छा जैसे वीकेंड आ गया तो अपनी नींद कैचअप कर ली। एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो हम ओवर आई थिंक एम्फसाइज कर गए हैं, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस को अपनी लाइफ में नहीं लाए हैं। वो ये है कि वर्क लाइफ स्ट्रेस बैलेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको काम भी करना है, आपको खेलना भी है, आपको रिलैक्स भी करना है, आपको रेस्ट भी करना है, तो वो हम नहीं ला रहे हैं। अच्छा, उसमें ऐसे काम भी है कि काम आपको अच्छा भी लगता है, वो मतलब जिस तरह हमारे जो काम की नेचर है हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें कोई हमें स्ट्रेस उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी उस एक्साइटमेंट से या नर्वसनेस होती है बीच में जो कि हमेशा इन्वॉल्व होती है, उसकी वजह से काफ़ी डिस्टर्ब रहता है। तो इसमें आपके जो हैप्पीनेस लेवल है ना काम का, वो भी इतना मैटर नहीं कर रहा, बस एक वो पैटर्न बना हुआ है और वो ब्रेक नहीं हो रहा है बेसिकली। इसको देखें आप, एक तो इंटरनेट और सोशल मीडिया का इतना स्ट्रॉन्ग टाइम है ना, मैं खुद अपने पे बड़ा नोट करना शुरू की। बात यह कि आप ट्रांजिशन कैसे करते हैं फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तो एक्टिविटीज़ को शट डाउन करना बड़ा ज़रूरी होता है। हम लोग को जो आप कह रहे हैं ना हम इंजॉय करें, अच्छा अब आप अगर रात के 12 बजे भी अपने काम से रिलेटेड या कुछ भी आप कर रहे हैं, सो टेक्निकली यू आर नॉट साइनिंग ऑफ। बिल्कुल, आपको जो मैंने बैलेंस का कहा ना, अगर आपको 4 घंटे काम करना है तो उसको ब्रेक करके करना है या सारा दिन करना है। अब आप नॉर्मल रूटीन में देखें कि बैठे हुए हैं, तो अब आप काम अपनी पर्सनल लाइफ में भी लाए हुए हैं, उस वक्त भी बैठे बैठे ईमेल भेज रहे हैं, टेक्स्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ काम से रिलेटेड कर रहे हैं, तो वो शट डाउन करना बड़ा ज़रूरी होता है। तो इसमें आपका जो स्लीप रूटीन होता है, इसको स्लीप हाइजीन कहते हैं, कि आपका सारा रूटीन कैसे है। अच्छा देखें, आपने जैसे खाना खाया, फिर गपशप की, वॉक की, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अच्छा लेट नाइट एक्सरसाइज नहीं करनी होती ना, आपने असर के टाइम तक कर लेनी है या अर्ली मॉर्निंग कर ली, ठीक है। कैफीन नहीं पीनी, अल्कोहलिक ड्रिंक्स अगेन वो तो हमारे यहाँ तो हराम है, लेकिन फिर भी बात यह है कि आप अपने उसके बाद वाइंड डाउन कैसे करते हैं। तो हमारा इतना प्यारा है कि जी आप इशा की नमाज, खाना खाएं, फिर इशा की नमाज पढ़ें, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता वाइंड डाउन करें, किताब पढ़ें, फैमिली के साथ बैठें, ये आपकी स्लीप हाइजीन में सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, बड़ा आपने खूबसूरत बात की है कि नमाज वैसे भी आपके दिल को सुकून देती है। आयज़ा आबिद साहिबा, बहुत अच्छी बात, मैं इंडोर्स करूँगी इस बात को कि अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो जो आपको नींद आएगी उसका तो जवाब नहीं है। लेकिन एक जो बुरी चीज़ हमारे लाइफस्टाइल में शामिल होगी, बुरी मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि ये हमारी स्लीप को डिस्टर्ब करती है, कि हमने टीवी लाउंज का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया। वेस्ट में तो होता है, लेकिन हम अपने बेडरूम में टीवी को शिफ्ट कर देते हैं। फिर हम कहते हैं कि चलो सोने से पहले एक मूवी देख लेते हैं, थोड़ा सा ड्रामा देख लेते हैं, या फिर हम न्यूज़ सुन के सो जाते हैं कि सुबह की एक्टिविटीज़ क्या होंगी, या अगर कोई ट्रैफिक प्लान में चेंजेस है तो हमें पता चल जाए। तो उस चक्कर में जब हमारा माइंड उधर इंगेज होता है और लाइट हमारी आंखों को इफेक्ट करती है, एक तो वो डिस्टर्बेंस, दूसरा हमारा फ़ोन यूज़ करना, हम आंखों के सामने रख के स्क्रॉल कर रहे हैं, चीज़ें देख रहे हैं, हम कहते हैं देखते देखते सो जाएंगे। तो ये कितना डिस्टर्बिंग होता है नींद के लिए? ये तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग फैक्टर है, क्योंकि जो LED की जो लाइट होती है ना, आपकी एक्चुअली स्लीपिंग हार्मोन है मेलेटोनिन, वो रिलीज़ होना शुरू होता है रात को 11 बजे के बाद, 9-10 बजे के बाद। जब आप ये स्क्रीन्स देखते हैं उसमें से एक लाइट एमिट होती है, ठीक है, वो लाइट आपकी ब्रेन को एक मैसेज भेजती है कि अभी तो दिन है। तो जब दिमाग कह रहा है दिन है, आप कह रहे हो 9-10 बज गए, 11 बज गए, 1 बज गया, तो दिमाग तो कह रहा है दिन है, तो फिर आपका जो स्लीपिंग साइकिल है, नॉक्टर्नल साइकिल है ना, वो सारा ख़राब हो गया। एक और चीज़ हम देखते हैं कि बिफोर वी गो फॉर सॉल्यूशंस, हमको देखना होता है कि मेडिकल रीज़न भी ना हो। कई दफ़ा कोविड के बाद भी अक्सर लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं उसके, लेकिन उसके अलावा आप देखें जैसे जैसे मैंने कहा ना, तो इसी एज के साथ चीज़ें आती हैं, उसमें आपको देखना होता है कोई बीमारियां होती हैं, जैसे कई दफ़ा डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, फिर आपका एक कॉज जो एक दूसरे को पे आता है वो है डिप्रेशन,
क्योंकि डिप्रेशन का डायग्नोजिंग फैक्टर भी इंसोम्निया है, और इसकी वजह से भी मूड डिस्टर्बेंसेस होती हैं। जब आपको क्रॉनिक इंसोम्निया होता है तो आपको नींद नहीं है, आप सारे दिन चिड़चिड़े रहते हैं, आवाज़ार रहते हैं, थके हुए रहते हैं, काम नहीं होता। सही। तो ये हमने थोड़ा सा मेडिकल रीजंस को भी रूल आउट करना होता है। अच्छा, तो जो हम एक सबसे पहला काम जो हमारे जहन में आता है, हम कहते हैं यार मसल रिलैक्सेंट खा लेते हैं, आज तो सोते हैं कल की देखी जाएगी। एक तो ये हम करते हैं, दूसरा हम स्लीपिंग पिल्स जिन लोगों को इजीली अवेलेबल होती है, वैसे तो मेडिकल स्टोर्स पे बड़ा स्ट्रिक्ट चेक रखा जाता है और जो उनका ड्रग इंस्पेक्टर होता है वो बाकायदा चेक करता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं अपने ताल्लुकात इस्तेमाल करते हैं, वो ले लेते हैं, या किसी बहन भाई को डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है खाना शुरू कर देते हैं। ये कितना अनहेल्दी होता है और कितना नुकसानदेह होता है? देखिए, आप अगर कहीं भी इसको जब रिसर्च करेंगे या इसका जो मॉडल आप देखते हैं ना इंसोम्निया का, इसमें मेडिकेशन बिल्कुल आखिर में है। हाँ। आपको पहले जो है इसमें रिलैक्सेशन टेक्निक्स यूज़ करनी है, आपको बिहेवियर मॉडिफिकेशन करनी है, फिर जाके आपको मेडिकेशन की तरफ जाना है, यानी कि ये एंड सोल्यूशन है। और हमारे यहाँ चूँकि हम अपने पे थोड़ा सा एफर्ट नहीं करना चाह रहे ना, क्योंकि एफर्ट करके आपको ट्रांजिशन करना है, अच्छा अब ये नहीं करना है, अपनी विलिंगनेस से हमने चीज़ें करनी है, वो हम रिलक्टेंट होते हैं। तो वो सारा कुछ करके अच्छा चलो अब हम किसी और तरीके से नींद आ जाए, तो इसलिए हम ईजियर टू डू वाले पे चले जाते हैं। अच्छा, अगर ऐसा हो आयजा साहिबा कि अगर हम किसी की मदद करना चाहें, हमारे इर्द गिर्द हमारे साथियों में कोई डिप्रेशन का शिकार है, या किसी वजह से हमें आके कहते हैं यार मैं सो नहीं पा रहा, मैं बड़ा स्ट्रेस्ड हूँ, या मैं पता नहीं क्यों कोई मेरा मेडिकल इशू भी नहीं है फिर भी मुझे नींद नहीं आती, 3-4 घंटे सो पाता हूँ, हम उसको हेल्प करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? क्या कोई ऐसा पैटर्न हम उसको सजेस्ट कर सकते हैं जिसे वो फॉलो करे, जैसे आपने नमाज के बारे में बताया, इसके अलावा क्या चीज़ें हो सकती हैं? और जो बेचैन नींद होती है उसके पीछे रीजंस क्या होती हैं? जो बेचैनी है उसको हम कम करने के लिए क्या करें? नमाज के अलावा क्या हम अगर थोड़ी सी वॉक करके सोएं तो हमारी बेचैनी कम हो सकती है, या उसके लिए हम कोई दुआ पढ़ के सोएं, या फिर हम किसी ऐसे बंदे से बात करें जो हमें जहनी सुकून दे, जिससे हम बात करना चाहते हैं, जिससे बात करके हमें अच्छा लगता है, अपने माँ बाप के पास बैठे हैं, क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले जो आपने बात की ना दुआ या नमाज, ठीक है, वो तो है ही है। हमारा सोने का भी तरीका मसनून दुआएं हैं, हमारे पास तो वो सब चीज़ें हैं, वो तो हमने यूज़ करनी है, ठीक है ना। अच्छा, उसके साथ हमारी फैमिली है, सारा कुछ है। बात से आती है कि कभी कभी ना आपको पता नहीं चलता ये क्या हो रहा है। अगर आपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं आपके, फ़र्ज़ करें फ्रेंड्स हैं या आपके रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, जो भी आपने बात थोड़ी बहुत की, आपको अगर फिर भी नहीं रिलीफ मिल रही है ना, फिर मैं एक ही चीज़ कहूँगी, गो टू अ प्रोफेशनल। फिर आपको मेंटल हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई दफ़ा लाइफ के कुछ ऐसे मसले होते हैं, कुछ ऐसे बातें होती हैं जो हम आप और मैं बैठ के गपशप में तो हम 100 मशवरे दे देते हैं, ऐसे है। लेकिन एक्चुअली जिसको हेल्प की ज़रूरत होती है उसको मशवरे नहीं चाहिए, उसको सोल्यूशन पे खुद पहुंचना है। क्योंकि जो मैं आपको मशवरा दे रही हूँ शायद आपको पसंद ना आए, शायद आप ट्राई कर चुकी हों, शायद आपके लिए वो बिल्कुल बेईमानी हो। तो जो थेरेपिस्ट के पास फिर जाते हैं वो हम पूरी उनके साथ डिटेल में हिस्ट्री लेके उनको उस सोल्यूशन पे लाते हैं जो उनके अंदर ही होता है, हम बताते नहीं हैं क्या करना है। तो थोड़ा बहुत अरसा हम अगर लाइफ में इसी तरह के आपके आ रहे हैं, बेसिकली आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। उनको मैनेज करने के लिए जो मैंने फिर कहा, आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स चाहिए, वॉक भी चाहिए, पेट रखने, एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है लाइफ में, प्ले एंड वर्क बैलेंस करना है, ठीक है। फिर अगर फिर भी आपको फील हो रहा है कि कोई चीज़ मेरे काबू नहीं आ रही है, तो फिर यू मस्ट टेक प्रोफेशनल हेल्प। मैम, और इसमें एक्सेप्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि आपको खुद पता हो कि यार मुझे हेल्प चाहिए किसी की, कोई मुझे हेल्प करे मेरे इस प्रोसेस के थ्रू। अगर आप लोगों को वैसे बताओ ना कि आप साइकेट्रिस्ट से थोड़ी डिस्कशन करो, तो लोग ऑफेंड भी होते हैं इस बात पे कि यार मुझे क्यों। तो वो रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि आपका अगर स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, अगर आपको डिप्रेशन है, कुछ है, तो खुद रियलाइज़ करें इस बात को, इसमें ऑफेंड नहीं होना। और अगर कोई आपको बताता है तो उसे आप खुद एक्सेप्ट करें कि हाँ ये है मसला, बिकॉज वो आपको हेल्प करना चाह रहे हैं बेसिकली। और मुकीत को थोड़ा सा आप सजेस्ट भी कर दें, जो शुरू में मुकीत ने अपना मसला बताया कि मुझे तो नींद नहीं आती, मैं तो सोचता रहता हूँ सुबह क्या करना है, अच्छा कपड़े क्या पहनने हैं, वो चलता है रोज़ का एक मामला। मुकीत के लिए सजेशन वो बस थोड़ा सा देखिए ना, टेक्निक्स हैं जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन है, उसमें आप यूट्यूब पे गूगल करके निकाल लें, उसमें मसल्स को 1 बाय 1 हम ब्रीद इन ब्रीद आउट करके रिलैक्स करते हैं। तो वो सोने से पहले एक बड़ा प्यारा रूटीन है ये, आप थोड़े से रिलैक्स हो जाते हो। बिल्कुल। फिर आप अपने लिए ना कोई यूट्यूब पे या उस पर आप साउंड्स ऐसे लगा लेते हैं जो आपको, जैसे रेन साउंड्स होती हैं कोई ना, तो आपको ज़रा लगता है जैसे आप
खुशगवार मकाम पे पहुँचे। तो इस तरह की कुछ टेक्निक्स कर लीजिए। और फिर मैंने कहा जो लास्ट मिनट आप व्यूइंग करते हैं, जो लास्ट मिनट वो चीज़ आपके जहन में रहती है, फिर उसी की थॉट्स चलती रहती हैं। ट्रांजिशन, ब्रेकिंग ऑफ, शटिंग डाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो लिस्ट नहीं बनानी आपने सोने से पहले कल क्या करना है, वो अलग बैठ के आपने बना लेनी है, चीज़ें सेट कर लेनी है, फिर डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ज़रा गपशप व्हाटएवर एंड देन ऑफ टू बेड। जबरदस्त, बहुत अच्छी सजेशंस, बहुत शुक्रिया। आयजा आबिद साहब हमारे साथ मौजूद थी, बहुत सी उन्होंने टिप्स दी, स्पेशली मुकीत में, क्योंकि मुकीत को आदत है कभी नींद में ये भाग रहे होते हैं, कभी ये गाड़ी चला रहे होते हैं, रेसिंग कर रहे होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने फोकस्ड होकर सोना है। बिल्कुल भी नींद में रेसिंग ना करें, मैं भी बिल्कुल नहीं करता। लेकिन आज मुझे सीखने को मिला और काफ़ी सोल्यूशंस जो है मेरी ज़िंदगी की मुझे आज समझ आए कि अच्छा ये मेरे स्लीपिंग पैटर्न्स इस वजह से डिस्टर्ब हैं, तो ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करूँगा। और मैम थैंक्स टू यू फॉर कमिंग और फॉर स्पेयरिंग टाइम फॉर अस, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हमारे भी स्लीपिंग पैटर्न थोड़े से बेहतर हों। हाँ, और जब गाड़ी चलाने की हम बात कर रहे हैं कि रेस नहीं लगानी, इन्होंने तो वादा कर लिया है, लेकिन वो लोग जिनका प्रोफेशन है या जिनका शौक है, पैशन है, जिन्होंने भागना दौड़ना होता है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो गाड़ी भी चलाएंगे, रेस भी लगाएंगे। उन्होंने तो, क्योंकि उनको इसी काम का इनाम मिलना है। तो जीप रैली जो है चोलिस्तान के अलावा पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई काबिल ज़िक्र वैसे इस तरह के इवेंट्स होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तानी जो नौजवान हैं वो अक़वामी सतह पर मोटर रेसिंग में ना सिर्फ खुद को मनवा रहे हैं बल्कि मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इनाम अहमद भी हमारे पास एक ऐसे पाकिस्तानी नौजवान है जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। फार्मूला रेसिंग की जब हम बात करते हैं तो फार्मूला बना लिए। हाँ, देखिए ये तो गाड़ी कब बनेगी? ये मीम्स आपको याद होंगे बिल्कुल, जो इस बारे में बनती रही है, जो जिधर इशारा किया इन्होंने, बिल्कुल आपको समझ आ रही होगी। मैं एंकर का नाम बिल्कुल सलमा को मैंने पहले बताया था, ऐसे जब रिसर्च थोड़ी सी कम होती है। मैंने पहले बताया था कि सलमा फार्मूला जो है ना, वो फार्मूला रेसिंग की कार की बात हो रही है, ठीक है ना। उसमें कोई भी खबरदार आपने ये पूछा कि फार्मूला बना लिया आपने, गाड़ी कब बनने वाली है? तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी रिसर्च जो है बिल्कुल इसमें पूरी। और आज हमारे साथ जो मौजूद हैं वो एक बहुत ही पैशनेट रेसर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। उनको इंट्रोड्यूस करवाएंगे, हौसला पहले अभी और बहुत सारी बातें बताने के लिए हमारे जो मेहमान है अगले, उनका बिल्कुल जैसे अभी मुकीत ने बताया कि उन्होंने बड़ा नाम बनाया है फार्मूला 1 रेसिंग में, फार्मूला 3 रेसिंग में। तो उन्होंने जो अचीवमेंट्स हैं उनकी वो भी आपसे शेयर करेंगे, उनकी जर्नी कैसी रही। उनको उर्दू समझने में थोड़ी सी वैसे प्रॉब्लम है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर वो उर्दू में बात कर सके और हमारी बात समझ सके, ताकि आपको भी उनकी बात समझ आए, तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे जो कम्युनिकेशन है वो उर्दू में भी हो, वरना हम अपनी अंग्रेजी टेस्ट कर लेंगे, है ना? फिर हम मुकीत को ट्राई करेंगे। वेरी गुड। तो अगर फंस जाओ तो प्लीज आप लोगों ने मजाक नहीं उड़ाना, बिकॉज हमारे गेस्ट को जो है ना उर्दू बहुत थोड़ी कम समझ आती है। तो हम कोशिश करेंगे कि उनसे जितनी मैक्सिमम अच्छा कम्युनिकेशन हो सके वो इंग्लिश में ही और तब तक के लिए मुकीत ने फार्मूला बनाया। बस कार का सोच रहा हूँ वो कब बनेगी। तो इस तरह के कुछ सवाल करें उनसे, वैसे पूछ लेते हैं क्या वैसे हो सकता है जिन मीम्स की हम बात कर रहे हैं वो मुकीत ने भी देखी हो, तो हमें इंतजार है कि जैसे ही हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद होते हैं उनको फॉर्मली वेलकम करते हैं। इनाम अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। Thank you for having me. I really appreciate it. How are you? And please tell our audience, how did you make it all possible? Well, I'm very good, thank you. It's late at night in America. We're getting ready for the next race, which is in Canada, in Toronto. And well, it's all down to my parents. You know, I'm very lucky that my parents allowed me to follow my dream when I was 8 years old. And both my mother and father supported me. I would not be here without them. Absolutely. Okay, so tell us a little about the passion that you have. It's not a very easy or affordable hobby to have, right? Not a very affordable passion. Not everyone can do this. How did you make it happen? How was it possible for you to get the training and actually start driving professionally? So when I was 8 years old, I started in go-karting from a very young age. And I started off with small races, and then I built myself up. When I was 12, I was British champion in go-karting. When I was 14, I was world champion. Because of that, I attracted a lot of attention, and I was able to gain a lot of sponsors, which funded me to go Formula 4 and win Formula 3. And then now I've had an opportunity in America, and I'm contracted to a team here, and I'm very, very, very lucky. Is it possible, Inam, can we ask questions in Urdu if you can answer them in English? I'll do my best, but English is a little bit better for me. How good is your Urdu is what we wanted to know. Honestly, So I left home when I was so young. I literally, to give you an idea, before this, I lived in Japan. My Japanese is better than my Urdu, which is, I'm ashamed to say. But you know, because I left home from a young age,
and I was not with my parents because I was racing the whole time. I never ended up picking it up. I picked every other language up apart from Urdu. But I promise you, I'm going to do my best to get better. That's fine. You still We're made waiting for Pakistan that. proud. You still made Pakistan proud despite not knowing Urdu that well. What you've done is very good and good enough for this country, you know. So, Inam, I also wanted to know. I also No, wanted to God. know. I mean, when I went to Japan, I was 19 years old. I lived in Tokyo by myself, and then no one spoke English or nothing, let alone Urdu. And then I raced in Japan for 1 year, won races, and I learned Japanese from scratch. So if I can learn Japanese, I'm sure I can learn Urdu. Inam, you have to live in Pakistan. You have to come back to learn Urdu again. I'm coming in September. You got to tell Phoebe, my manager, she's got to teach me. Inam, one more thing I wanted to know, that did you get any criticism on being young? Like when you started off, you were 8, right? And Yeah. turns out that you've been racing throughout. Did people treat you differently, that you're too young to drive at the moment? No, to be honest, no, they like the fact that I'm young and I've done well in my life. But actually what's interesting is that when I've raced abroad or I've raced in America, obviously I raced under the Pakistani flag. And when I've raced in the United States, because I come from a country that doesn't have a motorsports history, they underestimate you. But when I perform well and I do a good job, it works in my favor. Because they don't expect it, they end up liking me more. So it's been a really interesting. Absolutely. Inam, I also want to know your future plans in the field of racing. What are you thinking? Where do you see yourself 5 years ahead in time? We see you going So, places, yeah. man. So I've won Formula 3. Now my goal is to become the best driver and win in the United States and to raise our flag the highest it's ever been in this country. And then inshallah, once I go to IndyCar, then the next goal would be for me to go to Formula 1. And that's the Inshallah. end goal. All our love and prayers are with you, and inshallah you will make us even prouder than this. But Inam, I want you to suggest something for newcomers whosoever wants to join racing field. Well, the biggest thing I've learned in my 15 years of racing is that enjoy the lows as much as the highs, because there's going to be a lot more failures than there is going to be wins. I can tell you, any sport, it's so hard and you have to be so perseverance. But I have the determination and the aggression to get there and to prove to the world that Pakistan can be the best in anything in the world that they want to do. Any Pakistani can do it. If I can do it, I'm not particularly that talented, then anyone can do it. So that's my biggest motivation, and I hope that helps. Inam, are you planning to do anything in Pakistan of this sort? Because there's no concept of racing here. There's only street racing, which is illegal, and it's very dangerous as well. But there's no proper platform for Formula 1 racing, So are you planning to do something of that sort for the country? Like any academy or any event, anything? Well, first would be for me to get to the top in racing in IndyCar in America and Formula 1. And then, to be honest, it's down to the government whether they want to make a track to hold the Formula 1 race. But I would love to set a sports academy, not just for racing, but I really believe that our country has the most talent of any country in the world. But I'm ashamed to say that we don't utilize the talent enough. And I would love to give opportunity to the young kids because, alhamdulillah, I've been so blessed in my life. I would like to give the same blessings that I've had in my life to other people and to give them the opportunity. That's my goal. And inshallah, when there's going to be academies, there's people are going to avoid street racing. Like there's no concept of racing here. What there is, people just try their cars out on the main roads, which is very dangerous for the people driving And around. Mukeet wants to join your academy as well. Yeah, I mean, I generally wouldn't cruise on recommend roads. I driving don't fast. drive fast, but yeah, I would love to learn this art. This is a whole art and a field, which I've just realized. No, I mean, driving fast on the street is really not good because everything is out of your control. There's so many variables. You can kill someone. It's really not worth it. I don't drive fast on the street. I like driving slow and having my music very loud. That's me. and everyone sensible leaves me driving. alone. So Inam, you being so busy in life, do you have other hobbies in life as well? What do you do in your free time? In my free time, I train. My father's not very good with technology, so I'm basically like his secretary. So I help him when I can, help him out. And that's about it. I mean, my whole life is towards racing and to becoming the best in the world. And, that's all I want to do. And I want to make my country proud and show that we can be the best. So I dedicate every minute of my life, of every day, towards it. I eat, sleep,
and breathe racing. That's it. Because I simply want to be the best. Awesome. And since you're already helping your father, I'm sure he's never going to stop you from your passion. And Inam, whenever you come to Pakistan, please make sure you let us know so that we can invite you over on our show and have a complete show about you and your life. Oh, I will be in September and December. I'm coming twice, so I will definitely. Oh, awesome. be on We're to looking that. forward to have you here because you've inspired me. So imagine the youth that is getting inspired. So we want people like you to be the youth ambassadors and actually educate them about this field. Just don't drive fast on the road. Just really, it's not worth it. That's the only thing I'd Absolutely. say. Drive sensibly. You know, that's what I Exactly. would say to the Drive youth safely who and comfortably. don't really consider people's life that important, you know. Exactly. Yeah. Inam, any message for audience or the young generation who wants to follow you, or if somebody wants to do something like you, somebody wants To basically drive and get in this career, not just Exactly, go-karting, yes. because go-karting is what we have, right? So, Yes. so any advice that you would give to them? Well, to all my fellow countrymen, I would love for you to follow me on my journey and support me to get to the top of racing. And I want to make you all proud. And I just want to say, if I can do it, all of you can do it. With the perseverance and the opportunity, anyone can do it. And that's something that I'm going to push for. So I hope you guys can be behind me. Iram, what a pleasure having you on the show and talking to you. We would love to have you in our studio as well whenever you come to Pakistan. We're sending you love and blessings for your future ahead, and our love and prayers are always with you. Inshallah, you're going to make us even prouder than Watch. this. Allah Hafiz. Thank you. Stay blessed. Allah Hafiz. Allah Hafiz. जबरदस्त। अब आपने ऑडियंस को बताना है कि आपने इनाम के साथ क्या बातें की है। इनाम से सारी ये डिस्कशन हो रही थी कि उन्होंने बताया कि यार ये एक ऐसा करियर है कि जिसे वो लेके चले, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट। गो कार्टिंग भी बड़ी एक्सपेंसिव है जिनसे उन्होंने स्टार्ट किया था 8 साल की उम्र से, बट उनका यही मैसेज है कि जो स्ट्रीट्स में हम लोग रेसिंग करते हैं इससे बिल्कुल अवॉइड करें। सिर्फ इसका आप फॉर्मूला से कोई ताल्लुक नहीं है, ये भी बताया। और वो एक अलग टॉपिक है, और हाँ फार्मूला से कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है। फार्मूला रेसिंग जो है वो बेसिकली आपके प्रॉपर ट्रैक्स पे जहाँ आपका कोई ट्रैफिक नहीं, कोई एनिमल्स नहीं क्रॉस कर रहे, तो बहुत हाई स्पीड रेसिंग होती है। जब हम जवान होते हैं तो एक एड्रेनलिन का आपको वैसे ही शौक होता है, बच्चा पार्टी को, हमें भी अपने टीन्स में था, तो हम लोग क्या करते थे, हमें शौक ये होता था कभी तो गाड़ी या बाइक चलानी सीखें ताकि हम सबसे तेज जाएं। बट सबसे तेज में जो है ना, दुनिया अपना नुकसान करती है, लोगों का भी नुकसान करती है। तो उनका मेन मैसेज ये है, इस स्पोर्ट को कभी भी मेन सड़कों पे ले जाके लोगों की जिंदगी को और अपनी जिंदगी को खतरे में मत डालें। अगर शौक है तो इंस्पायर आप जरूर हो, और आप जाके ट्रैक्स के ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं, हाँ। और वो भी बड़ी एहतियात के साथ, क्योंकि ट्रैक्स के इर्द गिर्द यहाँ पे लोग जो है इकट्ठे हो जाते हैं और पूरा एक मजमा लगा होता है। और ये भी नहीं करना कि आप ऑफिस से, कॉलेज से, स्कूल से लेट हो रहे हैं तो आप रेस लगानी शुरू कर दें, ये भी बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि वो लोग ट्रेंड होते हैं, आप लोग ट्रेंड नहीं है, तो आपने बिल्कुल भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं करना। इवन इफ यू आर लाइसेंस, तो फिर भी आप इस तरह से ड्राइव नहीं कर सकते, जो प्रॉपर स्पीड है उससे आगे नहीं जाना। तो ये जिस फैशन की हम बात करें, तेज़ गाड़ी चलाना, इसके अलावा भी कुछ फैशन होते हैं जिनका कपड़ों से ताल्लुक होता है। आपने, मैंने आज क्या पहनना है, ईद पे क्या पहनना है, समर में क्या पहनना है, विंटर में क्या पहनना है। हाँ, मैचिंग को बहुत हाईलाइट किया था मुकीत ने। तो जो ट्रेंड्स हैं उनको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि ईद आ रही है। स्पेशली ख़वातीन को इंतज़ार होता है कि ईद के लिए जो ड्रेस सेलेक्ट करना है वो कैसा होना चाहिए। हमने आज सुबह पाकिस्तान में इनवाइट किया है अली कुरैशी साहब को, ज़बरदस्त डिज़ाइनर है, और एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए भी बहुत सारे ड्रेसेस इन्होंने डिज़ाइन किए। अली कुरैशी बहुत नाम है उनका, और उनके जो ड्रेसेस हैं, स्पेशली जो कोट्स उन्होंने हमें बनवा के दिए थे, दे वर अमेजिंग। और ही नोज़ कि कब क्या पहनना है, कौन से कलर स्क्रीन पे अच्छे जाएंगे, और वैसे भी इवेंचुअली अगर आप कोई ड्रेसेस अपने लिए चूज़ करते हैं तो वो कैसे लगते हैं स्क्रीन पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो अली कुरैशी से हम मज़ीद जानते हैं। अली, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम जी, thank you so much Salman, thank you so much Mukeed for having Pleasure me on the having show. you. After a while I'm meeting you guys, बहुत अच्छा लग रहा है। ईद के हवाले से अगर बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त ट्रेंड इस दफ़ा आए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है रिगार्डिंग फैशन तो वो पूछें। खवातीन जानना चाहती हैं कि वो ईद पे डार्क कलर पहने, लाइट कलर पहने, थोड़ा सा कुछ उनको हैवी भी पहनना होता है, गर्मी भी होती है, हब्स होता है, प्लस ये जो गोश्त बांटने का काम होता है इसकी जिम्मेदारी भी संभालनी होती है खवातीन को। तो किस किस्म के ड्रेसेस होने चाहिए, इजी टू वियर? पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, आई एम स्पेसिफिकली अ मेंस वेयर डिज़ाइनर, सो लोग मेरे से ज़्यादा मेंस वेयर के हवाले से एडवाइसेस लेते हैं। वुमेन वेयर में मैं वेस्टर्न प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बनाता हूँ, बट डेफिनेटली आई हैव एन आई ओवर द फैशन। तो मैं ये आपको बता सकता हूँ कि समर्स के अंदर वी प्रेफर मोर द लाइटर कलर्स, और जो फैब्रिक्स हैं वो पाकिस्तान में, बिकॉज कॉटन इज़ अ वेरी बिग इंडस्ट्री, यहाँ पे सबसे बेस्ट कॉटन प्रोड्यूस होती है,
कॉटन एंड लॉन और इस तरह की जो चीज़ें हैं हम उनको यूज़ करते हैं, या लाइट वेट की जो सिल्क्स हैं उनको यूज़ करते हैं। अगर आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, मैं क्योंकि थोड़ा सा जो फैशन है अगर वुमेन वेयर के हवाले से बनाऊँ तो ज़्यादा कॉर्पोरेट वेयर और इस तरह की चीज़ें, तो मैं तो ये प्रेफर करूँगा कि आप लाइट कलर्स को पहने। जनरली जब आप ऑफिस जा रहे हैं तब भी आप बहुत ज़्यादा फ्लोरल और प्रिंटेड कपड़े ना पहने, बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा आई कैची हो जाते हैं रादर देन वो एक वर्क इन्वायरमेंट के साथ सिंक नहीं करता। सो इट्स मोर लाइक आप सिंपल एंड एक बहुत ही एलिगेंट किस्म का अटायर कैरी करें, सो दैट आप येट यू लुक प्रोफेशनल एंड यू लुक फैशनेबल। ज़बरदस्त। सिंस यू आर डीलिंग विद कॉर्पोरेट वर्ल्ड, तो अगर ईस्ट और वेस्ट का कुछ ऐसा ब्लेंड आप सजेस्ट करें जिसमें जो ख़वातीन है वो कंफर्टेबल रहें, उनको कुछ अनईजी भी फील ना हो और वो अच्छी भी लगें, खूबसूरत भी लगें और इवेंट्स पे भी उसको कैरी कर सकें और वो कॉर्पोरेट की फील्ड में भी अपना काम कंटिन्यू कर सकें। देखिए, मैं हमेशा समझता हूँ कि अक्सर ख़वातीन का क्वेश्चन होता है कि हम वेस्टर्न वेयर नहीं पहनना चाहते, वी विल लुक मोर आउट ऑफ, हम कल्चरल नॉर्म से बाहर चले जाते हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है, बल्कि समटाइम्स मैं जब अपने ईस्टर्न ड्रेसेस को देखता हूँ तो वो कल्चरल नॉर्म से बाहर जा रहे होते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर जैसे कि आजकल जो फैशंस चल रहे हैं, मैं समटाइम्स उनसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा होता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर आप अच्छा सूट पहन लें एज अ वुमन, आप एक लॉन्ग जैकेट पहन के अपने आप को प्रॉपरली कवर करके वेल ड्रेस होकर अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस के साथ ऑफिस में जाते हैं तो दैट लुक्स मोर प्रेजेंटेबल। समटाइम्स हमारा ये होता है, लड़कियों से मेरा एक ये भी इख्तिलाफ है कि वो दे वेयर अ लॉट ऑफ बैंगल्स एंड ज्वेलरी एंड थिंग्स लाइक दैट, बहुत ज़्यादा कलरफुल होकर वो ऑफिस जा रहे होते हैं, विच आई थिंक इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट। अगर आप फॉर्मल या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर देखें, इवन फ्रॉम द मीडिया, सो द पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड दे स्टे दे कीप देयरसेल्फ वेरी सिंपल। इवन इफ यू वांट टू वेयर सम ज्वेलरी, तो आप बिल्कुल यू कैन वेयर अ वेरी स्मॉल इयरिंग एंड अ लाइट नेकलेस, इससे ज़्यादा नहीं मेरा ख्याल है। इसी तरह कपड़ों में भी आपको you can wear color. अगर if you're wearing a color on your a nice colored shirt, but you're wearing a standard कलर जो सोबर कलर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल डार्क कलर्स हैं, ब्लैक है, ग्रेज हैं, नेवी ब्लूज़ हैं, आप उसका सूट पहन सकते हैं, उसकी जैकेट पहन सकते हैं। सो येट यू लुक फेमिनिन, यू लुक फैशनेबल एंड यू लुक मोर स्टाइलिश। बिल्कुल। और मैं ये भी बताता चलूँ कि अली ने मेरे बहुत सारे इवेंट्स में मेरे वार्डरोब भी की हुई है और ऑन स्क्रीन भी काफ़ी ज़्यादा शोज़ में इन्होंने मेरी वार्डरोब की हुई है। अली, मैं ये जानना चाहूँगा कि वेस्ट में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन है ड्रेसेस के ऊपर, कि लोग डिफरेंट कपड़ों के साथ डिफरेंट चीज़ें भी ट्राई करते हैं, मर्दों में स्पेशली। और यहाँ पे जो है बहुत बेसिक है कि नहीं यार, बस किसी तरह बेसिक चीज़ पहन लो, सबसे इजीली अवेलेबल क्या है, इस्त्री क्या पड़ी हुई वो पहन लो, एक्सपेरिमेंटेशन कम है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? असल में मैं समझता हूँ हमारे मुल्क में स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, वो स्ट्रेस ना समटाइम्स हम अपनी पर्सनालिटी में भी ले आते हैं और वो हमारे कपड़ों में भी नज़र आना शुरू हो जाता है। सो आई थिंक हम लोग अपना ख्याल ही नहीं रखते, हम अपने आप को ग्रूम ही नहीं करते और हम इन चीज़ों को जो कि इतनी इंपॉर्टेंट है समटाइम्स हम उनको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। बिकॉज अगर आप इफ़ यू आर अ प्रोफेशनल एंड यू गोइंग आउट, यू आर मीटिंग people always see you and they get an impression on you. That's the first impression they get is from your clothes, from your attire, from the shoes you're wearing, the hairstyle you have, the way you keep yourself, how clean you look. So ये चीज़ें बड़ी important हैं। Sometimes ऐसे होता है कि आप you're not well dressed और आपको बोलने से पहले ही रिजेक्शन फेस करना पड़ जाती है। True. So I think कि आप ये चीज़ समझना कि मॉडेस्टी में हम समटाइम्स अपने आप को बहुत सिंपल और बिल्कुल ही कैजुअल हो जाते हैं, ये ऐसे नहीं होना चाहिए। आपको प्रॉपरली ग्रूम्ड रहना चाहिए हर वक्त। एक बड़ी ज़बरदस्त बात कल मैंने कहीं सुनी, आई वाज जस्ट हर वक्त थोड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे नहीं, देखिए डिपेंड करता है ना, हर इन्वायरमेमेंट के हिसाब से एक अटायर है। सी इफ़ यू गोइंग out with your friends, you can even wear a shorts and a shirt, but you need to know that what sort of colors actually matching your skin tone and what sort of colors you're wearing. मतलब मैं तो समझता हूँ कि boys को सारे bold colors पहनने चाहिए। आपने the reds and the yellows, you can wear that, but there are certain environments for that, you know. If you're going to office, I believe that if you're going to office, you should not only wear the boring colors. वहाँ पे भी you have very nice check shirts, you have very nice smart casual shirts on which you can have a little bit of designs added to your placket. So आप
उसको जब पहन के जाते हैं तो you look different, you look more modern and more vibrant, more energetic than a person who's just coming in a standard color of shirt and is not properly combed his hair, and you look more tired and more less energetic. So sometimes आप meetings में जा रहे हैं और आपकी वो energy आपके कपड़ों से भी नज़र आ रही होती है. अच्छा अली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट अगर शेयर करें, आपके पास एक बंदा आता है, कहते हैं भाई ये 6 लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताते हैं, अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ पुराना, तो आप उनको देख के कैसे डिसाइड करते हैं कि इस बंदे पे ये अच्छा लगेगा, उसके गेटअप से ये अंदाज़ा करना कि इसको कोट सूट करेगा नहीं करेगा, इस पे ये कलर्स अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे, बंदा थोड़ा बल्की है, थोड़ा स्लीक है, उस कैसे अंदाज़ा होता है आपको? देखिए कुछ चीज़ें तो पार्ट ऑफ द फैशन, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, पार्ट ऑफ द फील्ड, कुछ चीज़ें तो बेसिक्स हैं जो हमने लर्न की हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जो इस पार्ट ऑफ दिस एजुकेशन है. सो दैट इफ़ अ बल्की पर्सन, देयर इज़ अ थंब रूल दैट यू शुड नॉट वेयर चेक्स. If you're already bulky and you're wearing checks, you would look more bulky. That is a standard phenomena of that certain जो भी design है. You should wear stripes. If you're wearing stripes and those are the horizontal stripes, not the vertical ones, so you will look more slimmer. एक चीज़. Secondly, there are skin tones which matches to the color. If you're dark, I think you should not prefer very light colors. But stripe doesn't look good on camera, right? Yeah, there are certain obligations, but I'm talking about the daily life. I mean, if you're going to an office and you're wearing stripes and you're bulky, you would look, definitely there is a certain effect of those stripes that you would look a little slimmer. They divide you into smaller segments. Yes, smaller segments. And your vision actually, it's an illusion that you look slimmer. But yes, and then you have your skin tone and you have colors. I think if you are more darker, you should not wear a lot of light colors because you're going to look more darker. गाइस थोड़ा सा ये भी बता दूं, अली को आज मैं पहली बार इतना फॉर्मल सुना है, वरना ये जब एडवाइस करते हैं ना मुझे, यार आपकी स्किन टोन ऐसी है, आपकी स्किन टोन इसके साथ ये कर ले, तो एक बड़े आपको प्रॉपर एक एडवाइस देते हैं, एक प्रॉपर आपको काउंसिल करके बताते हैं कि ये कपड़े जो है ना आपको स्टेज पे फिट लगेंगे. तो आप उतना ही खुल के बात कर सकते हैं आज हमसे, बड़े फॉर्मल चल रहे हैं सो फार. बस मैंने कहा आज बड़ी टेक्निकल बातें करेंगे. अच्छा आपने हमारे साथ कलर कोऑर्डिनेशन भी थोड़ी सी की हुई है, मुझे लग रहा है. आज वैसे जनरली आई एम मोर इनटू द वाइब्रेंट कलर्स, बट इस दफ़ा बिकॉज मेरा ईद का थीम भी मैंने थोड़ा सा जो है अपने ब्रांड में जो we were trying the darker colors, तो मैंने कहा let's see कि simple and sleek के आप कैसे लगते हैं. देखिए ये हम बूढ़े हो रहे हैं इसकी वजह से कि यार मतलब जो सामने नहीं, पड़ा है मैं तो बिल्कुल बूढ़ा नहीं हो रहा, आप बूढ़े हो रहे हो. As far as आप हमारे साथ हैं, आप हमें यंग दिखाते रहेंगे, कोई मसला नहीं है. लेकिन गाइस ऑनेस्टली इनके जो एडवाइस होती है हमेशा काम करती है, हमेशा तारीफ ही होती है, और इतने अच्छे कि फ्री ऑफ कॉस्ट हमेशा मुझे सब कुछ करके देते हैं ये. और मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रोग्राम के लिए भी हो सकता है कि हम आपके साथ स्पॉन्सरशिप की बात कर लें. मुकीत इज वेरी क्लेवर, जैसे उन्होंने बताया ना कि चेक्स पहन के आप और ज्यादा मोटे लगेंगे. मुकीत ने मुझे कल कहा था आपको चेक्स वगैरह अगर पहन ले, मैंने कहा नहीं ये स्क्रीन पे सवाल बिल्कुल था. अच्छा नहीं लगेगा. लेकिन आप मोटी नहीं है, और मेरा पॉइंट ये था कि अगर चेक पहने स्क्रीन पे तो कैसा लगेगा, तो लेकिन अच्छी एडवाइस है आपकी कि उसमें आप डिफरेंट लगते हो. और स्ट्राइप्स आपको एक इल्यूजन देती है कि बेसिकली आप, और ये इसके पीछे क्या साइंस है कि क्यों इस तरह का इंसान की साइकी ये कहती है? नहीं, दिस इज अ विजन इल्यूजन एक्चुअली. सो विजनरी इल्यूजन, ये एक डिजाइनर का विजन है या एक आम आदमी का दिस इज अ स्टैंडर्ड, इट्स अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट. एंड बट ये है कि आप देयर आर लॉट ऑफ, आप एक्सपेरिमेंटेशन की बात कर रहे थे कि वेस्ट में बहुत एक्सपेरिमेंटेशन होती है. डेफिनेटली होती है. मैंने ना हमेशा फैशन को जो है वो मुकीत बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रखा है ताकि वो मैसेज एक्सेप्ट कर सकें, जैसे आप जैसे मेरे दोस्त हैं और जो भी लोग हैं वो पहन सकें और नॉर्मल लाइफ में कैरी कर सकें. जनरली फैशन में जो आप फैशन शोज में चीज़ें देखते हैं, कभी कोई आपको खातून बगल में मुर्गी पकड़ के आ जाती है रैम के ऊपर, या सर पे टोकरी लगाई हुई होती है, ये बली खुला है अभी ऐसे आ रहा है, ठीक है. सो वो ऐसे लगता है समटाइम्स लोग हमसे मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि यार ये क्या हो रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है. सो बेसिकली मैं ये समझता हूँ फैशन एक आर्ट है
अब एक फैशन डिज़ाइनर जो है उसके पास जो कैनवस होता है वो वही रैंप वॉक होती है जहाँ पर वो अपने आर्ट को प्रेजेंट करता है। समटाइम्स वो जो चीज़ें होती हैं वो पहनने की नहीं होती, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ कि वो पहनने की नहीं होती। अक्सर ख़वातीन ऐसे करती हैं कि वो अगर मुर्गी के साथ किसी को देखती हैं तो लिटरली वो मुर्गी लेके अगले दिन जो है वो ऑफिस जाने की अच्छा, कोशिश वैसे मैं करती ये है। पूछने ही वाली थी कि बड़े हम स्पेशली जब हम पेरिस फैशन वीक देखते हैं तो बड़े अजीबोगरीब सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। वो तो हमारे मिलान फैशन वीक देखते हैं, अजीब सी चीज़ें होती हैं, मतलब जो हम रूटीन लाइफ में कैरी भी नहीं करते और कर भी नहीं सकते, देखिए ना किसी ये- इवेंट में इवन। ये एक्चुअली नेक्स्ट लेवल चीज़ है, ये आम बंदे की समझ की बात लेकिन नहीं है। इसको आवाम के सामने ऐसे रखा क्यों जाता है? इसके पीछे थॉट क्या होती है? बेसिकली मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ, ये एक आर्ट है जिसको एक डिज़ाइनर एक आर्टिस्ट है जो पेंटिंग बनाता है, या एक आर्टिस्ट है जो किसी ड्रामा में प्ले करता है, एज एन एक्टिंग करता है, तो उसका एक सर्टेन स्टाइल होता है जिसको वो प्रेजेंट करता है। एवरीबडी हैज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉनरा जिसको वो कैनवस के ऊपर लेकर आता है या वो अपनी एक्टिंग में इसको शो करता है। इसी तरह फैशन डिज़ाइनर के पास जो बेस्ट पॉसिबल वे होता है अपने माइंड सेट को या अपने उस सर्टन थीम को प्रेजेंट करने का, वो रैम्प होता है। सो बेसिकली वो जो मॉडल्स होते हैं दोज आर दी प्रेजेंटेबल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम उस तरह से बनाते हैं जो हम सोच रहे होते हैं। वो बेसिकली दैट इज़ टू शो द क्रिएटिविटी ऑफ दैट सर्टन डिज़ाइनर कि वो किस लेवल पे जाके सोच सकता है, जो कि समटाइम्स एक आम आदमी की समझ की सही नहीं आती, उसके ऊपर से गुजर जाती है। सो वो पहनने की चीज़ें नहीं होती समटाइम्स। मैं दोबारा इसको रिपीट करूंगा बिकॉज अगर आप दोबारा किसी को देखें सर पे टोकरी रख के और आप भी अगले दिन आके आ जाए अली को खतरा है कहीं लोग ऑफिस ना पहुंच जाए, ये सब कुछ मैंने पहन के स्विमिंग पूल पहने देखा था बंदे को, तो Yes. बंदा जो है स्विमिंग पूल पहन Yeah, के आया, there was summer this look है। मैंने show कहा, in, वो incredible वाला। हाँ। मैंने कहा इसकी क्या साइंस है, ये मेरे सर से गुजरी थी, recently अभी वो पेरिस फैशन वीक में they were just showing the dresses were made of plastics. So अब हम प्लास्टिक पहन के तो नहीं ऑफिस। अली एक चीज पूछना चाहूंगा कि कोई ऐसा एम्बैरेसिंग डिजाइन जो आपने बनाया हो, इसी तरह स्विमिंग पूल पहनना इनफिटेबल टाइप का, या कोई चीज जो आपने बाद में कहा हो कि यार ये मैंने क्यों किया, दिखाने के यार लिए? मुकीद बड़ी मज़े की बात किया मैं जब शुरू में when I started this like 10 years back, तो I recently graduated from university और पैशन होता है ना बंदे के अंदर बड़ा, उसने कुछ करना होता है ज़िंदगी में एकदम से Unique निकल- करना है वो भी। हाँ, और आते ही जो है वो उसने मार्केट को जो है ना उसे कहते हैं वो क्रैश कर देना। तो मैंने सोचा कि आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड बाय द कॉमिक कैरेक्टर्स, तो मैंने सोचा कि यार जो है ना फ्यूजन करते हैं। फ्यूजन जो है ना वो थोड़ी सी ज़्यादा हो गई थी उस दफ़ा, उल्टी पड़ गई। उल्टी पड़ गई। सो आई वाज इंस्पायर्ड बाय दिस सुपरमैन कैरेक्टर। वो हुआ ये कि व्हेन आई वेंट इन द मार्केट, मैं अपनी ईद की कलेक्शन बना रहा था। सो मुझे ना एग्जैक्टली वो कलर नज़र आ गया व्हेन आई वाज बाइंग द क्लॉथ, तो मुझे वो कलर नज़र आ गया जो सुपरमैन पहनते हैं ना, ब्लू वाला, बड़ा ज़बरदस्त वाइब्रेंट सा इलेक्ट्रिक ब्लू। हमें रेड का डर है बस, बाकी हाँ तो वो इलेक्ट्रिक ब्लू मुझे कुर्ते का ना फैब्रिक मिल गया एक्चुअली। सो आई बॉट लाइक 10 to 15 कुर्ता के फैब्रिक्स बिकॉज मैंने कलेक्शन बनानी थी। और बड़ा जनाब ऑर्गेनाइज हुआ है, हमने गोल्डा रेलवे स्टेशन पे शूट करना था। ट्रेन के आगे मॉडल भी हमने जो है वो ग्रीन आइज वाला एक बड़ा ज़बरदस्त बॉय जो है वो इंग्लिश लुक्स वाला हमने हायर किया हुआ। सो मैंने वो कुर्ता लाया और मैंने अपने ना फैक्ट्री में भेजा। मैंने उसके यार इस पर सुपरमैन का लोगो बना के लिया। सो they made a very nice emblem and we made it right there on the chest of that blue कुर्ता। और वो फिर हमने जब शूट कराया ना तो वो ट्रेन को पकड़ के कुर्ता पहन के the guy was stopping and he was looking like a superman। अच्छा वो उस टाइम तो बड़ा कॉन्सेप्चुअल लग रहा था कि यार हमने क्या ईस्ट एंड वेस्ट को फ्यूज कर दिया है, हमारा पाकिस्तानी जट जो है वो सुपरमैन बना हुआ बट वो जब शूट आया तो हमने फिर रहने ही देते। डिजाइनर कौन है भाई? तो वो एक्चुअली वो फ्रेंड सर्कल में ही जो है ना मैं बदनाम हो गया था। फिर मैंने कहा यार लेट इट बी। और आपने इतने इंटरेस्टिंगली ये बताया कि मुकीद की इमेजिनेशन बड़ी स्ट्रांग है। मुकीद ने इमेजिन कर लिया कि शायद और वो सारे के मैं सारे इसीलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे वो पिक्चर्स आ रही है दिमाग में कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, और इनफैक्ट वो सारे के सारे कुर्ते एक भी कुर्ता नहीं बेचा उनमें से, एक भी हमने ऑन द रैक नहीं पुट किया। बस आपने मुकीद को गिफ्ट कर दिया, ही इज रेडी टू वेयर। Guys, अगर कभी भी- देख लिया और अगर आपको मुकीद जो है वो उड़ते हुए नजर आए इस्लामाबाद की हवा फिजाओं में सुपरमैन रेड के कलर की एक लूंगी, उसके ऊपर वो कुर्ता और देखो केप तक तो ठीक है, बाकी सुपरमैन का जो रेड है वो मैं नहीं मान सकता, ठीक है, फैशन सेंस में। लेकिन गाइस कभी भी आपको अगर हमारी फैशन सेंस थोड़ी सी ऑफ लगे तो समझ जाने में स्पॉन्सरशिप मिल गई है। लेकिन ऑनेस्टली बताऊं तो अली के साथ जितने भी मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनमें जो भी वार्डरोब मुझे मिली, वार्डरोब
वार्डरोब जो भी हमेशा अच्छा ही रिस्पांस आया। इन्होंने भाई को कभी सुपरमैन नहीं बनाया, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू और सो इसी मच तरह अली चलते कुरैशी, रहेगा। आप हमारे साथ मौजूद थे Thank you. सेट पे आज सुबह पाकिस्तान में। आपने Pleasure having बहुत अच्छी अच्छी बातें की और बहुत इंटरेस्टिंग बातें भी की, जो कि मुकीत ने अपना पूरा प्लान कर लिया कि मैंने कैसे उड़ना है, कैसे किधर जाना है। उड़ने की तैयारी हम भी करते हैं। जाने से पहले एक अच्छा सा मैसेज कि आप सब ने अपने लिए भी दुआ करनी है, हमारे लिए भी दुआ करनी है, क्योंकि मुल्क में बारिशें हो रही हैं, बलूचिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो रही है। तो आपने दुआ करनी है कि हमारे वो बहन भाई जो सख्त मुश्किल में है, अल्लाह ताला उनके लिए रहमत की बारिश करे और हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मौसम को देख के जो ट्रैवल कर रहे हैं ना, उससे ज़रा सोच समझ के रहे हैं। लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, बहुत सारी नेचुरल डिजास्टर्स आती हैं इस तरह जब इतनी ज़्यादा बारिश इकट्ठी हो। तो आई नो मज़ा बहुत आता है आपको बाहर निकल के, लेकिन थोड़ा सा देख के चलना है कि आपकी ज़िंदगी और सेहत जो है ना वो बिल्कुल उसमें कोई किसी के लिए रुकावट ना बने और आप भी सेफ रहें। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज के लिए इतना ही, इजाजत मांगते हैं क्योंकि हमारा वक्त तो खत्म हो गया, दूसरों का वक्त तो नहीं खाना। कल फिर मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान के साथ। अल्लाह हाफिज, खुदा पमान।